हेलो सीएमए स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सीएमए अड्डा ऑफिशियल में। आज हम लोग चालू करने वाले हैं अपना जो हम लोग चालू कर ही रखा है बेसिक्स का लेक्चर जो है अपना। और आज जो है वो अपना बेसिक्स का लास्ट लेक्चर रहेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने जो हेडिंग डाल देते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन, ये जो है अपनी हेडिंग रहेगी आज के लिए, डायरेक्ट टैक्सेशन। सो डायरेक्ट टैक्सेशन स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स के बारे में हम लोगों ने कल और पर्सनल क्लास में जो कि बेसिक जो अपनी 3 क्लासेस हुई उनके अंदर हम लोगों ने देख लिया था। आज भी जो ये लास्ट क्लास होगी बेसिक्स की। इसके बाद में कल से हम अपना चालू करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। कल से जो हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस वो हम लोग चालू करेंगे। ओके, ये जो चैप्टर रहेगा ये अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। कल हम लोगों ने देख लिया था इनकम बाय म्यूचुअल एक्टिविटी तक हमने देख लिया था, 12 पिन पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए थे। आज जो अपना पिन पॉइंट है वो है 30 नंबर पिन पॉइंट और वो है पिन मनी। पिन मनी, सो इनकम टैक्स में एक पिन मनी का कंसेप्ट रहता है। सो पिन मनी क्या होता है, देखिए पिन मनी वो मनी होता है, इसको मैं एक आपको एग्जांपल से सिखाऊं कि देखिए बचपन में क्या होता था कि अपनी फैमिली में कौन कौन होते थे। अपनी फैमिली में मेनली अपने होते थे फादर और मदर, फादर और मदर। सो मान लीजिए कि फादर की इनकम है ₹10,000। तो 10,000 से वो मदर को दे दिया करते थे ₹5,000 फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। वो किसके लिए देते थे, घरेलू खर्च के लिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। सो मदर क्या करती है, मदर उन पैसों में से ₹1,000 बचा लेती है। सो इसको बोलते हैं पिन मनी। सो कैन आई से दैट पिन मनी इज दैट मनी, आप लोग लिखिए पिन मनी इज दैट मनी विच इज सेव्ड बाय आवर मदर और विच इज सेव्ड बाय हाउस होल्ड वाइफ फ्रॉम द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। यही बात को अगर मैं हिंदी में बोलूं कि जो मनी, जो पैसा हमारी मम्मी या कोई एक धर्म पत्नी, जो एक वाइफ होती है, इंडियन वाइफ या फिर इंडियन ही कोई भी वाइफ जो अपने हाउस होल्ड डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो उसको खर्चा मिलता है उसमें से बचाती है, उसको बोलते हैं पिन मनी। क्या पिन मनी टैक्सेबल है? क्या, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या जो ये ₹1,000 जो पिन मनी में बता रहा हूं ये टैक्सेबल इनकम है? क्या ये टैक्सेबल इनकम है? सो द आंसर विल बी नो। नो, ये टैक्सेबल नहीं है। कब तक टैक्सेबल नहीं है? ये तब तक टैक्सेबल नहीं है जब तक कि इसको हम किसी भी इसका इन्वेस्टमेंट ना कर दिया जाए। अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये इनकम जो है ये सेव की गई है, सो ये इस केस में क्या हो जाएगी, ये इस केस में हो जाएगी टैक्सेबल, ये इस केस में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके, पिन मनी के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम बात करते हैं अवार्ड की। अब जो इसके अंदर अगला पॉइंट जो आता है वो आता है अवार्ड। अवार्ड, ओके, अवार्ड की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बात करेंगे award received by a person related to his business or profession shall be treated as income resident incidental to such business or profession। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई अवार्ड है, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो है आपकी ₹1,00,000 और आपको मिलते हैं ₹5,000। तो देखिए ये क्या है, ये जो ₹1,00,000 है ना ये तो है आपकी इनकम, और ये जो ₹5,000 है ये है आपका अवार्ड। सो इसके अंदर क्या होगा, जो ये आपका अवार्ड वाला मनी है अगर ये प्लस करके आपकी जो फाइनेंशियल ईयर के अंदर इनकम है वो क्या कर रही है, वो कर रही है क्राइटेरिया क्रॉस, वो क्या कर रही है, वो कर रही है क्राइटेरिया क्रॉस, तो उस समय आपको क्या हो जाएगा, जो आपकी जो इनकम है ये हो जाएगी टैक्सेबल। ये क्या हो जाएगी, ये इनकम हो जाएगी आपके लिए टैक्सेबल। और अदरवाइज इसके लिए देखिए क्या क्या करते हैं, कई कई लोग तो ये ऐसा भी करते हैं कि जो अवार्ड का मनी होता है वो कंपनी को बोलते हैं कि आप इसको इस साल शो न करिए, इसको अगली साल आप शो कीजिए। ओके, इसके आगे बात आती है इम्बेजलमेंट की। इसके अब आगे अपन बात करेंगे EMBEEMBE एम्बेजलमेंट। ओके, ये अपनी हेडिंग है एम्बेजलमेंट। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, मनी एम्बेजल्ड इज गेन टू एम्बेजलर एंड देयरफॉर फॉल्स विद इन द वाइड डेफिनेशन ऑफ इनकम। इसको अगर मैं, इसका हिंदी में बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं ये चोरी। मानेगा क्या, इसके अंदर बोला गया है कि जो अपना इनकम टैक्स है वो है इस मामले में साइलेंट है, इसके थीफ के मामले में, थेफ्ट के मामले में वो क्या है, साइलेंट है। वो बोलता है कि चाहे जो आपकी इनकम है वो चाहे आपकी लीगल हो या तो आपकी जो इनकम है वो आपकी इलीगल हो, बट ये दोनों ही क्या है, ये दोनों की दोनों ही क्या है, टैक्सेबल है। जैसे कि मान लीजिए आपका है कोई कैशियर, आपका है बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है और उसके अंदर आप लोगों ने अपॉइंट कर रखा है कैशियर को, और कैशियर ने क्या किया, आपका जो कैश बॉक्स है, आपका जो कैश बॉक्स है
उसमें से उसने चुरा लिए 15,000 रुपीज। सो ये क्या हो गई, ये फॉल करेगी इलीगल इनकम में। ये इनकम क्या होगी, इलीगल इनकम होगी। किसके लिए होगी इलीगल इनकम, ये कैशियर के लिए इनकम इलीगल इनकम होगी, क्योंकि ये किससे हुई है, ये हुई है थेफ्ट से, ये थेफ्ट से चोरी से इनकम हुई है। बट उसको क्या इस पे टैक्स लगेगा, सो यस इनकम टैक्स विल चार्ज टैक्स, इनकम टैक्स विल चार्ज टैक्स ऑन दिस इनकम, टैक्स ऑन दिस इनकम। इस इनकम के ऊपर जो इनकम टैक्स है वो टैक्स करेगा चार्ज। ओके, इसके बाद में जो बात आती है वो आती है एक कंटिजेंट इनकम। कंटिजेंट इनकम क्या होती है, 16 नंबर है अपना कंटिजेंट इनकम। कंटिजेंट इनकम, सो कंटिजेंट इनकम कौन सी इनकम होती है, कंटिजेंट इनकम वो इनकम होती है जो अपने को लग रहा है, जो इनकम, 1 मिनट, जो इनकम, अब मान लीजिए आपने माना कि कोई लॉटरी, अब मान लीजिए कोई है मिस्टर राम ने खरीदी लॉटरी उसने खरीदी, और वो लॉटरी जो उसने खरीदी वो उसने खरीदी 25 मार्च, और उसका जो रिजल्ट आने वाला है ये क्या हुई, बाय क्या लॉटरी को, बाय लॉटरी, और इसका जो रिजल्ट आएगा लॉटरी रिजल्ट जो आएगा वो आएगा अपना 5 अप्रैल को वो रिजल्ट है वो आएगा। सो इस केस में देखिए क्या है, इस केस में उन्होंने लॉटरी को बाय किया और लॉटरी का रिजल्ट आएगा 5 अप्रैल। अब वो लॉटरी थी वो थी रुपीज 5 लाख रुपीज की, 5 लाख रुपीज की। तो अभी ये जो मिस्टर राम है ये बोल रहे हैं इनकम टैक्स को कि आप इसी समय जो 5 लाख रुपीज है इसके ऊपर टैक्स ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं आगे चल के जो टैक्स की रेट है उसमें इन्फ्लेशन आई, डिफ्लेशन आई। सो क्या इनकम टैक्सेबल होगी, सो नो, इनकम उसी समय टैक्सेबल होगी जब वो क्या हो जाए, जब वो इनकम है वो अर्न हो जाए, क्योंकि जो कंटिजेंट इनकम है वो होती है, वो अनडिसाइडेबल होती है, उसकी अकेरेंस पे वो डिपेंड करती है कि अगर ऐसी कुछ बात हुई तो अपने को इनकम होगी वरना अपने को इनकम नहीं होगी। ओके, 17 नंबर जो लास्ट नंबर अपना की पॉइंट है उसमें बात की गई है सब्सिडी की, सब्सिडी। सो सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी होती है फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट देती है। जैसे कि मान लीजिए कुछ अपने इंडिया में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे कोई भी बिजनेस नहीं है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे है अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, और वो है वो फुल ऑफ रिसोर्सिस है वो लैंड। तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट कर रही है इंडस्ट्रीज को कर रही है अलाउ, इंडस्ट्रीज को भेज रही है, न्योता भेज रही है, इंडस्ट्रीज को वो इनवाइट कर रही है। और जब इंडस्ट्रीज को इनवाइट करेगी सो क्या ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज आएगी, नहीं आएगी। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है जीओआई वो कर रही है टैक्स रिबेट प्रोवाइड करवा रही है वहां पे कि अगर यहाँ पे आगे कोई बिजनेस कोई भी इंडस्ट्री अपनी सेटअप करेगा और यहाँ पे अगर अपना बिजनेस करेगा तो उसको इंडियन गवर्नमेंट क्या देगी, टैक्स में बहुत ही अच्छी छूट देगी, टैक्स के अंदर रिबेट देगी। ओके, अब अपन बात करते हैं इससे आगे वाली हेडिंग जो है वो अपनी बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। आप डालिए हेड्स ऑफ इनकम आप डालिए। सो हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हेड क्या कौन कौन से होते हैं जिनके अंदर जो है इनकम है वो इनकम टैक्स के अंदर राइट एंड डाउन, जिसके अंदर की कौन सी इनकम होगी वो किस हेड के नीचे आएगी। सो इसके लिए आप लिखिए सेक्शन 14, ये जो है ये आता है अंडर सेक्शन 14। सो इसके अंदर आप लोग लिखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट, अकॉर्डिंग टू section 14, according to section 14 of the act, all incomes of a person shall be classified, all income of a person shall be classified under the following five heads, under the following five heads। इसके अंदर सबसे पहले आप लोग नंबर डालिए। नंबर वन जो है वो है इनकम अंडर हेड सैलरीज, इनकम अंडर हेड सैलरीज, ये अपना नंबर फर्स्ट। ओके, नंबर सेकंड जो अपना है
वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, नंबर थर्ड जो अपना है वो है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और प्रोफेशन, और प्रोफेशन। ओके, नंबर फोर्थ अपना जो पॉइंट है वो है कैपिटल गेन्स, वो है अपना कैपिटल गेन्स। ओके, नंबर फिफ्थ जो अपना है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, सो देखिए इनकम अंडर हेड सैलरीज का मतलब क्या होता है कि हेड होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि कोई आपसे बोल दे कि मैंने खरीदी 10 रुपए के आलू, 10 रुपए के आलू मैंने खरीदे और मैंने खरीदे 10 रुपए के मटर। सो अगर इन चीज़ों को मैंने लिखूं नीचे 20 रुपए के, 20 रुपए की मैंने खरीदी, मान लीजिए मैंने पत्ता गोभी खरीदी, पत्ता गोभी मैंने खरीदी। सो अगर ऐसे मैं लिस्ट बनाता जाऊंगा हर व्यक्ति की, तो लिस्ट है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्या मैं इसको सबको एक जगह लिख सकता हूँ कि मैंने 40 रुपए की क्या खरीदी, सब्जी खरीदी। मैं कैसे लिखता हूँ कि मैं 40 रुपए की मैंने सब्जी खरीदी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप कहोगे कि बिल्कुल सर आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसके लिए देखिए ये क्या है इस केस में, ये इस केस में है हेड, ये इस केस में क्या है हेड, और ये इस केस में क्या है, चारों के चारों, तीनों के तीनों ये है सोर्स। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि हेड और सोर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, अभी मैं इसके देखिए थोड़ा रिलेशनल एग्जांपल था, तो मैं इसके रिलेशनल एग्जांपल अगर आपको दूं तो जैसे कि मान लीजिए इनकम अंडर हेड सैलरीज, मतलब कि एक एम्प्लॉय है, ए नाम का कोई एम्प्लॉय है जो काम करता है दो कंपनीज में। एक तो वो करता है रिलायंस जियो में, रिलायंस जियो में वो काम करता है, वो काम करता है वोडाफोन इंडिया में, वोडाफोन इंडिया में वो काम करता है। रिलायंस जियो से जो इनकी उसकी इनकम है वो है 10,000 और वोडाफोन इंडिया से जो उसकी इनकम है वो है 12,000। सो क्या बोल सकता हूँ कि उसकी इनकम अंडर हेड सैलरीज है वो है 22,000। ये इसके अंदर फर्क है, इसके अंदर दोनों को, इनका अंदर भले ही इसके अंदर अपन इसका ब्यौरा दें, लेकिन इसको एक जगह हम लोग लिखेंगे इनकम अंडर हेड सैलरीज, क्योंकि रिलायंस जियो एक ये जो बंदा है ए नाम का, ये हाफ टाइम तो करता है जॉब पूरे डे के अंदर रिलायंस जियो में, और हाफ टाइम करता है वोडाफोन इंडिया में। वहीं अगर मैं बात करूं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, तो आपका एक हाउस है वो है वेस्ट बंगाल में, सॉरी एक हाउस जो है आपका वो है आपका यूपी में, और जो सेकंड हाउस आपका है वो है आपका बंगाल में। सो आपको वहां से बंगाल वाले हाउस से रेंट मिल रहा है 50,000, और जो आपको यूपी वाला हाउस है वहां पे रेंट थोड़ा कम मिल रहा है, वहां पे आपको रेंट मिल रहा है ओनली 30,000। सो क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपको जो टोटल रेंट है, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, वो है आपको 80,000। यस, ये मैं बोल सकता हूँ। ऐसे इनकम फ्रॉम गेन्स और बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, ऐसे इनका ब्रॉडली जो है क्लासिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है इनकम के इसमें। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझाना चाहूंगा कि एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स प्लानिंग। आप लोग हेडिंग डालिए टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग। अभी इसके लिए हम एग्जांपल से समझेंगे। अभी इसके लिए एग्जांपल मैं उठाता हूं कि जैसे मान लीजिए आपकी एक कोई इक्वल बंदा है, उसकी रियल इनकम है मान लीजिए 10,000 रुपीज। 10,000 नहीं मान के आप मान सकते हैं उसकी कि उसकी जो रियल इनकम है वो है 1 लाख रुपीज। ओके, उसकी जो रियल इनकम है वो है 1 लाख रुपीज। अब उसके अंदर से टैक्सेबल इनकम जो है उसने कंप्यूट किया इनकम टैक्स ऑफिसर ने, तो उसकी ₹80,000 है वो टैक्सेबल इनकम है। अभी अगर मैं उसका निकालूं टैक्स, तो टैक्स होता है टैक्सेबल इनकम इंटू टैक्स रेट, टैक्सेबल इनकम इंटू टैक्स रेट, इंटू टैक्स रेट, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो टैक्सेबल इनकम है उसकी 80,000, टैक्स रेट है 30%। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उसकी जो है 24,000 जो है उसका टैक्स आएगा। सो वो गया। जैसे मान लीजिए आप उस कंपनी के सीएमए, और जो कंपनी का ओनर है वो आपके पास आता है कि सर सीएमए सर, आपने इतना सब कुछ डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, इतनी मेहनत की है, इतने पेपर दिए हैं सीएमए के, तो आप प्लीज क्या मेरे को ये बता सकते हो कि ये जो मेरा टैक्स है इसको मैं कम कैसे कर सकता हूँ। सो सीएमए सर क्या करेंगे, सीएमए सर पढ़ेंगे पूरे के पूरे प्रोविजंस और पूरे पूरे
जो भी इनके ऊपर जो भी इनके नोट्स वगैरह थे उनको सभी को देखते हैं, टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, अमेंडमेंट्स को देखते हैं, फिर ये इसको बोलते हैं कि सुनो सुनो सुनो, आप एक बात सुनो। बोले क्या? कि क्या आप 10,000 रुपीज को रोक सकते हो? 10,000 रुपीज। बोले हाँ सर, मेरे को अभी कोई नीड नहीं है मनी की। सो उन्होंने बोला कि जो आपके 10,000 है इसके आप करा दो FD बैंक के अंदर, और वो आपकी होनी चाहिए 5 साल या ज्यादा। 5 साल या ज्यादा के लिए अगर आप इसकी FD कराते हो, सो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट जो वो सेविंग को प्रमोट करने के लिए क्या करेगी, इसके ऊपर रिबेट प्रोवाइड कर देगी। मतलब अब जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो जाएगी 80,000 माइनस 10,000 जो आपका FD में गया, मतलब कि आपका 70,000 जो अमाउंट है वही टैक्सेबल होगा। मीन्स अब आपकी जो टैक्स होगा वो होगा 70,000 इंटू 30%, मीन्स 70,000 इंटू 3 मीन्स 21,000। अभी देखिए आप यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे जो है 24,000, यहाँ पे जो है 3,000। मतलब कि जो FD क्रिएशन से जो उसका अमाउंट था उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और उसको रिबेट हो गया वो उसको हो गया टैक्स रिबेट, वो उसको मिल गया पूरा 3,000 रुपीज का। तो जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं अपन प्लानिंग। अभी सेकंड बात आती है टैक्स अवॉइडेंस की। ये टर्म्स हैं, ये आप जल्दी जल्दी समझ लीजिए, इसके बाद में हम इसका डिस्टिंग्विश करेंगे। सो अब बात आती है टैक्स अवॉइडेंस की। ओके, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड कैसे किया जाता है। अब मान लीजिए कि कोई पर्सन था, उसकी जो है रियल इनकम जो थी, रियल इनकम उस पर्सन की थी वो थी ₹1 लाख। टैक्सेबल इनकम जो थी वो सेम मैं मान के चल रहा हूं कि वो टैक्सेबल इनकम थी वो थी ₹80,000। मीन्स टैक्स जो इसके ऊपर बन रहा था वो बनेगा, मान लीजिए 30% में रेट मानूंगा तो वो बनेगा 24,000। ओके, अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि CMA सर दुआई हो, आपने इतनी पढ़ाई की हुई है तो आप प्लीज मेरे को बताइए। CMA सर के पास ये दोबारा जाते हैं और आप बताइए हमको कि हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। सो CMA सर ने पूरा देखा, अभी उनको एक ही सिर्फ चीज पता लगी कि जो चीज है वो यही है कि इस चीज के अंदर जो है आप एक काम उसके ऊपर FD के लिए तो उसका पैसा रोकने के लिए उसके पास कोई है नहीं कि वो पैसा रोक सके। सो वो लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आपने कोई ऐसी सेल की है क्या जिसका पैसा अभी तक आपको नहीं मिला, जिसका पैसा आपको भविष्य में मिलेगा। तो कंपनी को उन्होंने बताया कि यस, 10,000 रुपीज की जो सेल थी वो मैंने ऐसी की है जिसका पैसा मेरे को अगली बार मिलेगा। तो CMA सर ने कहा कि आप एक काम कीजिए, जो आप इसकी इनवॉइस बनाओ वो आप बनाना अगले साल में, ताकि अगले साल की सेल बनेगी, अगले साल की सेल। सो इस समय कितना बच जाएगा, 80,000 माइनस 10,000, तो जो सेल बचेगी ये बचेगी सिर्फ 70,000 की। तो 70,000 पे जब 30% इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा सो 21,000, और जो टैक्स में जो रिबेट मिलेगा इस पूरी से वो आपको मिलेगा 3,000। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इससे क्या फर्क पड़ गया, ये जो 10,000 है ये क्या हमको अगले साल टैक्सेबल नहीं करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ये नेक्स्ट ईयर टैक्सेबल होंगे, लेकिन इसके अंदर से फर्क ये पड़ेगा, मान लो फिलहाल जो टैक्स रेट है वो है 30%, अगले साल टैक्स रेट होने वाली है 20%। पता थोड़ी आगे का कुछ। तो अभी जो 3,000 थे उनके ऊपर जो टैक्स लगता फिलहाल की रेट में 10,000, सॉरी 3,000 नहीं 10,000 का रिबेट मिला है ना इस बार, 10,000 अमाउंट का। सो एक मिनट, अभी जो अपने को मिला है ये मिला है 10,000 के ऊपर 10,000 इंटू 30, और जो आगे जो मिलेगा वो मिलेगा 10,000 इंटू 20/100। मीन्स अभी अपने को पे करने पड़ेंगे 3,000 रुपीज, आगे अपने को करने पड़ेंगे 2,000 रुपीज। देखे तो अपने को 1,000 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। सो इसके लिए, और जो फर्स्ट वाला था प्लानिंग वो लीगल भी है, वो जो कि है वो लीगल भी है, और ये जो सेकंड टैक्स अवॉइडेंस है ये है आपका, ये है लीगल है, ये भी क्या है लीगल है। और लेकिन अगर अपन बात करें इससे अगले वाले की, ये जो दोनों की दोनों है, फर्स्ट वाला है ये मोरल है, इसमें मतलब अपना जमीन है वो गवाही दे रहा है, लेकिन सेकंड वाला है ये अपन ने गलत किया, ये अपन इमोरल है। सो ये क्या है, ये इमोरल है। अभी अगर अपन बात करें अपने थर्ड वाले टॉपिक की, तो थर्ड वाला जो है वो है अपना, थर्ड नंबर पॉइंट आप डालेंगे तो वो है अपना टैक्स इवेशन। थर्ड नंबर आप पॉइंट डालिए टैक्स 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 इवेशन और कंसीलमेंट, टैक्स इवेशन और कंसीलमेंट, टैक्स इवेशन और कंसीलमेंट। ओके, सो इसमें आप हेडिंग डालिए और इसके अंदर देखिए क्या होता है।
इसके अंदर होता है आपका जो रियल इनकम है वो है आपकी ₹1,00,000। टैक्सेबल इनकम जो है आपकी TI टैक्सेबल इनकम वो है आपकी ₹80,000। टैक्स जो आपका कैलकुलेट हो रहा था वो आपका हो रहा था 24,000, ये आपका टैक्स बन रहा था। सो अभी दोबारा कंपनी का ओनर जाता है और बोलता है कि सर, ना ही तो मेरे पास कोई सेल है जो मैं नेक्स्ट ईयर में कर सकूं, ना ही मेरे पास कोई मनी है जो मैं क्या कर सकूं, रोक सकूं। सो उन्होंने बोला कि आप मेरे को बताइए कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। सो CMA साहब ने पूरा पढ़ा। फिर यहाँ पे देखिए दो टाइप के CMA निकल के आए, एक गुड CMA, एक बैड CMA। सो गुड CMA जो होगा वो बोलेगा कि नहीं, आपको अभी ये टैक्स जो है पे करना ही पड़ेगा, इसके ऊपर कोई आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बैड CMA होगा वो क्या बोलेगा कि मैं आपको नकली, फर्जी, मीन्स मैं आपको मीन्स फर्जी पेपर बना के दूंगा, नकली FD पेपर्स बना के दूंगा, नकली FD पेपर्स बना के दूंगा HDFC बैंक के, HDFC बैंक के, वो आप फाइल में लगाना। अभी इनकम टैक्स है, उसको थोड़ी इतना टाइम है कि वो हर बैंक के अंदर फोन करके पूछे कि आपके जो यहाँ पे इस नाम से कोई FD क्रिएट हुई क्या। सो बैड CMA होगा वो ये करेगा और वो बोलेगा कि एक बार के लिए आप अपना जो है ये जो अमाउंट है टैक्सेबल इनकम इसको डिडक्ट करके 70,000 दिखा दो, 10,000 के FD के पेपर लगा दो, और फिर इससे क्या होगा, वही अगेन 3,000 का रिबेट मिल जाएगा। और अगर इसके बाद में वहां से कोई एक्शन आएगा तो वो देखेंगे और फिर हम उसको क्या है उसके ऊपर हम अपनी जो बात है वो रखेंगे। अगर ज्यादातर नहीं आएगा या आए भी गा तो हम उसको देखेंगे। सो ये क्या है, ये वाला जो कंडीशन है ये है इलीगल एंड इमोरल। ये इलीगल भी है और ये इमोरल भी है। ये वाली कंडीशन जो है ये इलीगल भी है और ये इमोरल भी है। ओके, फोर्थ नंबर जो आता है वो आता है टैक्स मैनेजमेंट। इसका देखिए मैं अभी ब्रीफ नॉलेज दे रहा हूँ, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम करेंगे इसका पूरे का डीप स्टडी करेंगे। एक डिफरेंशिएशन टेबल हम लोग बनाएंगे जिसके अंदर हम दोबारा वही पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन लिखेंगे, और तकरीबन आप ये मान के चलिए कि हम लोग 9 to 10 पॉइंट्स इसके लिखेंगे। तो अभी चल रहा है अपना टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट क्या है, टैक्स मैनेजमेंट है ये लीगल और मोरल एक्टिविटी है। बिल्कुल ये क्या है, ये लीगल है और मोरल है, मोरल एक्टिविटी है। और इसके अंदर देखिए क्या बताता है, ये बताता है टाइमली आप क्या कीजिए, टैक्स पेमेंट कीजिए। ये मतलब कि अपने को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाता है। टाइम से क्या कीजिए आप, टाइमली ITR फाइलिंग कीजिए आप, टाइमली आप इसको क्या कीजिए, ITR की फाइलिंग को कीजिए आप, टाइमली कीजिए आप ITR फाइलिंग, और टाइमली आप जो अपना टैक्स पेमेंट कीजिए। और जो सारे के सारे जो आपकी इनकम्स हैं वो आप कंप्लीटली अपने जो अकाउंट्स हैं उनको ओपन रखिए इनकम टैक्स के सामने, और जो भी टैक्स बनता है वो कंप्लीट टैक्स का पेमेंट कीजिए, कंप्लीट पेमेंट ऑफ टैक्स। ये कि सारे का सारा क्या है, ये टैक्स मैनेजमेंट में है, कंप्लीट पेमेंट ऑफ टैक्स, कंप्लीट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, कंप्लीट पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन, आप लोग हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग। इसके बाद यहाँ पर लिखिए टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस, डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेशन एंड टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स इवेशन एंड टैक्स मैनेजमेंट, एंड टैक्स मैनेजमेंट। ओके, तो ये आप लोग हेडिंग डालिए और फिर इसके बाद में आप लोग बनाइए अपनी रूलर की सहायता से, स्केल की सहायता से पूरी आप अपनी लाइन जो है वो ड्रॉ कीजिए। ओके, सो ये मेरी स्केल जो वो आ चुकी है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसकी सहायता से लाइंस को वो ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ओके, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टैक्स प्लानिंग का जो है वो अपन अपना बनाएंगे। तो हम यहाँ तक बना लेते हैं टैक्स प्लानिंग, और फिर इसके बाद हम लोग बनाते हैं अपना ये सेकेंड नंबर। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ दो के, टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस के। उसके बाद मैं लिखाऊंगा टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट की। ओके, फिर आप जब वो साथ साथ पढ़ सकते हैं सभी। सबसे पहले आप अपनी नोट्स बनाएंगे अपनी कॉपी में, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे टैक्स प्लानिंग। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम तक बात करेंगे टैक्स प्लानिंग की। ओके, इसके बाद में जो हम बात करेंगे उसके बाद हम करेंगे टैक्स अवॉइडेंस की। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स अवॉइडेंस की। इसके बाद हम बात करेंगे, ओके, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे टैक्स इवेशन की, टैक्स इवेशन, टैक्स इवेशन, एक मिनट, टैक्स इवेशन या फिर कंसीलमेंट, या फिर
कंसीलमेंट इसकी, या फिर हम बात करेंगे कंसीलमेंट की, टैक्स कंसीलमेंट की। ओके, इसके बाद में जो हम फोर्थ नंबर जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे अपनी रूलर की सहायता से। मैं एक बार और बना लेता हूँ, लास्ट जो लाइन है वो और खींच लेता हूँ। उसके बाद में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे टैक्स मैनेजमेंट की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्स मैनेजमेंट की, टैक्स मैनेजमेंट। ओके, टैक्स मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला जो अपनी पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है वहां पे हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टैक्स प्लानिंग की। इट इज द वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट्स एंड रिलीफ। इट इज अ वे टू रिड्यूस। हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। इट इज अ वे टू रिड्यूस, it is a way to reduce tax liability by taking tax liability tax liability by taking by taking by taking full advantages provided by taking full advantages by taking full advantages provided by provided by the act through various by the act through various by the act through various exemptions, exemptions और deductions, deductions के बाद में आप लिखिए एंड रिलीफ। ये थी इसकी डेफिनेशन। ओके, अभी हम चलते हैं सेकंड वाले टैक्स अवॉइडेंस के ऊपर और अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी है इट इज एन एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली, it is an exercise by which the assessee legally takes advantage of the loopholes in the act। मतलब फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था, एफडी क्रिएट किया था। सेकंड वाले में हमने क्या किया था, अपनी इनवॉइस थी वो हमने अगले साल में दिखाई थी जो अपने लॉ के हिसाब से ही है। अब बात है टैक्स इवेशन या कंसीलमेंट की, जिसके अंदर हमने लकली एफडी वाला बताया था। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है इट इज द इलीगल वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय डिलिबरेटली सप्रेसिंग इनकम और सेल और बाय इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। इट इज द इलीगल वे टू रिड्यूस, it is the illegal way to reduce tax liability by deliberately suppressing income or sale, by deliberately suppressing income or sale or by increasing expenses etc. or by increasing expenses etc. which results in reduction of total income, which results in reduction of total income of the assessee। ओके, अभी बात आती है अपनी फोर्थ नंबर टैक्स मैनेजमेंट की। तो टैक्स मैनेजमेंट में आप लोग लिखिए इट इज अ प्रोसीजर टू कंप्लाई, it is a procedure to comply with the provisions of the law, ओके। ये सो फर्स्ट में अपने क्या किया था, फर्स्ट में बोल रहा है इट इज अ वे टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग फुल एडवांटेजेस
प्रोवाइडेड बाय द एक्ट थ्रू वेरियस एग्जम्पशन डिडक्शन एंड रिलीफ। मतलब फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, जो लॉ के अंदर जो वेरियस एग्जम्पशंस की बात कही गई है, रिलीफ्स की बात कही गई है, डिडक्शंस की बात कही गई है, उनके सहायता से हमने क्या किया, टैक्स के अंदर रिलीफ लिया। सेकंड, टैक्स अवॉइडेंस में हमने क्या किया, जो लूप होल्स है अपने टैक्स के इनकम के, कि हम इनवॉइस आगे की क्रिएट कर दें और भी कुछ कर दें जिससे कि हमको टैक्स कम पे करना पड़े, उसकी सहायता हम लोगों ने ली। ओके। थर्ड है टैक्स इवेशन और कंसीलमेंट। इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने नकली और फर्जी एफडी बनवाई थी, सो ये अपनी इलीगल है। और फोर्थ है टैक्स मैनेजमेंट, तो इट इज अ प्रोसीजर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन की, जो है ये है बेनिफिट। ये सेकंड पॉइंट अपना क्या है, बेनिफिट। ओके, मैं इवन पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। सेकंड पॉइंट जो अपना है वो है बेनिफिट। सेकंड पॉइंट अपना बेनिफिट। तो बेनिफिट में आप लिखिए, इसमें आप फर्स्ट में आने जो आएगा ये आएगा, जनरली अराइसिस इन द लॉन्ग रन। जनरली अराइसिस इन लॉन्ग रन, ये जो है ये जनरली मिलता है लॉन्ग रन के अंदर। और ये जो है टैक्स एवॉइडेंस, ये होता है जनरली अराइसिस इन शॉर्ट रन। जनरली अराइसिस इन शॉर्ट रन, जनरली अराइज इन शॉर्ट रन। ओके। थर्ड नंबर जो अपना है ये जो है टैक्स इवेशन या कंसीलमेंट। इसके अंदर आप लिखिए, जनरली बेनिफिट्स डू नॉट अराइज बट इट कॉस्ट पेनल्टी एंड प्रिस्क्रिप्शन। बेनिफिट्स डू नॉट अराइज, जनरली बेनिफिट्स डू नॉट अराइज बट इट कॉज पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन अभी ये देखिए ये क्या है, एक इलीगल प्रोसेस है, टैक्स इवेशन वाला या फिर कंसीलमेंट वाला। तो इसके अंदर बेनिफिट तो कुछ भी नहीं है, बट ये आपको पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन लगा सकता है। ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पॉइंट है, इससे क्या हो सकता है, इससे हो सकता है पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन। पेनल्टी इंटरेस्ट एंड प्रोसिक्यूशन कैन बी अवॉइडेड। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करोगे तो ये क्या होंगे, ये अवॉइड हो सकते हैं। पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं, अवॉइड हो सकते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। ओके, अभी हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर थर्ड की। तो पॉइंट नंबर थर्ड जो है वो अपना है ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। फोर्थ नंबर जो अपना पॉइंट है वो है ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। ये अपना ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ के अंदर आप लोग लिखिए, इट यूजेस बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। ये जो है ये यूज करता है बेनिफिट्स ऑफ द लॉ। जो सेकंड अपना है टैक्स अवॉइडेंस, इट यूजेस लूपहोल्स इन द लॉ। इट यूजेस लूपहोल्स इन द लॉ। ये जो लॉ के लूपहोल्स हैं उनको यूज करता है। ओके। और ये है जो अपना टैक्स इवेशन या कंसीलमेंट, ये क्या करता है, तो इसके अंदर आप लिखिए, इट ओवर रूल्स द लॉ। ये जो करता है, ये करता है ओवर रूल करता है लॉ को, क्योंकि इसके अंदर जो अपन लॉ है उसको तो अपन मान ही नहीं रहे, अपन तो इलीगल एक्टिविटी की सहायता ले रहे हैं ये करने के लिए। सो इट ओवर रूल्स द लॉ। थर्ड में आएगा फोर्थ में आएगा इट इम्प्लीमेंट्स द लॉ। मतलब कि जो है ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने में सहायता दे रहा है। ओके, अभी अपने 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन है वो अपने बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम लोग लिखेंगे फोर्थ पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन जो है नीड, कि इसकी नीड जो है वो कैसी है। नीड फर्स्ट जो अपना टैक्स प्लानिंग ये है, इट इज डिजायरेबल। ये जो की है ये डिजायरेबल है। सेकंड जो है ये है इट इज अवॉइडेबल। सेकंड है जो है अपना इट इज अवॉइडेबल। जो टैक्स इवेशन या कंसीलमेंट है ये है इट इज ऑब्जेक्शनेबल। मतलब इसके ऊपर जो है ये ऑब्जेक्शन जो है वो राइज हो सकता है। इट इज ऑब्जेक्शनेबल। ओके, जो फोर्थ नंबर है वो है इट इज एसेंशियल। ओके 1 मिनट। जो फोर्थ नंबर जो अपना है ये है इट इज एसेंशियल। ये क्या है, ये है एसेंशियल है। ये इट इज एसेंशियल मतलब ये क्या है, ये जरूरी है। इट इज एसेंशियल। ओके, अभी हम लोग चलते हैं अपने फिफ्थ
की तरफ फिफ्थ जो अपना है वो अपना पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन है जो कि अपना है मोरालिटी। ये मोरालिटी में ये कैसा है, मोरालिटी में ये कैसा है। मोरालिटी में जो फर्स्ट नंबर आप लिखेंगे ये लिखेंगे इट इज मोरल इन नेचर, इट इज मोरल इन नेचर, इट इज मोरल इन नेचर। सेकंड जो आप लिखेंगे वो आप लिखेंगे इट इज इमोरल इन नेचर, ये सेकंड वाला है ये इमोरल है, इमोरल, इट इज इमोरल इन नेचर। थर्ड नंबर वाला है ये आप लिखेंगे इट इज इलीगल। थर्ड नंबर जो है ये इलीगल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो थर्ड नंबर वाला जो अपना टैक्स इवेशन या कंसीलमेंट है ये इलीगल है, इट इज इलीगल। फोर्थ नंबर जो अपना लास्ट है टैक्स मैनेजमेंट ये है इट इज ड्यूटी, इट इज ड्यूटी, इट इज ड्यूटी, इट इज ड्यूटी। ओके, 5 जो अपने हैं वो हम लोगों ने पूरे पूरे लिख लिए हैं। अभी 6 नंबर हम लिखते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ लॉ हमने लिख दिया, नीड हमने लिख दी, अभी हम लिखेंगे प्रैक्टिस। अभी इसके लिए मैं इस लाइन्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ओके 1 मिनट, ये जो मैंने अपना पेन है यूज, गलत पेन यूज कर लिया है। लाइन जो हमारी रेड पेन से थी, यस नाउ इट इज करेक्ट आई थिंक, यस। सो अभी मैं 1 मिनट के अंदर ये लाइन जो है इनको बड़ा कर लेता हूँ। ओके सो 1 मिनट, ओके 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 ओके, यस। सो आई होप हम लोगों ने सारी की सारी जो लाइन है ये बड़ी कर ली हैं। 1 लाइन इज स्टिल पेंडिंग। सो ये देखिए जो अपनी डायरेक्ट ऐसी क्लासेस हैं बिल्कुल इसी लेवल पे चलेंगी। और जैसे कि ये बेसिक्स का लेक्चर जो आज हम लोगों ने बड़ी आसानी से कंप्लीट कर लिया, इसी प्रकार से हम जो आगे के भी लेक्चर्स हमको जैसे इससे आगे हम रेसिडेंशियल स्टेटस चालू करने की बोल रहे हैं। सो ये भी लेक्चर जो है ये भी हम बड़ी आसानी से बहुत इजी वे में हम लोग पूरे डायरेक्ट टैक्स का 100% सिलेबस कवरेज करा देंगे और 100% जो मार्क्स स्कोरिंग है उसके ऊपर हम लोग अपना पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, इसके बाद में आता है इसका प्रैक्टिस। ये कैसी प्रैक्टिस है। सो अगर अपन बात करें टैक्स प्लानिंग की तो ये है इट इज टैक्स सेविंग। ये जो की है ये है इट इज टैक्स सेविंग, ये टैक्स सेव करने में हमारी मदद करता है, इट इज टैक्स सेविंग। सेकंड के ऊपर अपन बात करें टैक्स अवॉइडेंस की तो इट इज टैक्स हेजिंग, इट इज टैक्स हेजिंग, इट इज टैक्स हेजिंग, टैक्स हेजिंग। टैक्स हेजिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो टैक्स है उसको रोक सकता है। ओके, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो इट इज टैक्स कंसीलमेंट, इट इज टैक्स कंसीलमेंट, इट इज टैक्स कंसीलमेंट, मतलब कि ये जो टैक्स के साथ है गलत काम करने जैसा, टैक्स के साथ कोई इलीगल एक्टिविटी करने जैसा है। फोर्थ नंबर जो है अपना वो है इट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो है टैक्स का एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि ये प्रॉपर वर्क है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ये टैक्स के ऊपर प्रॉपर एक एक्टिविटी है एज इन द टर्म्स ऑफ लॉ। टर्म्स ऑफ लॉ के अंदर ये बिल्कुल प्रॉपर एक्टिविटी है टैक्स के साथ। ओके, अपने 6 पॉइंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अपन बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की कि इनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या क्या होते हैं। 1 मिनट, सो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट ये कैसे कैसे है। सो ऑब्जेक्ट में अगर अपन पहली बात है टैक्स प्लानिंग की तो टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द लॉ, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बाय, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग द लॉ, बाय अप्लाइंग द लॉ, बाय अप्लाइंग द लॉ। ओके, सेकंड की अपन बात करें जो कि है अपना टैक्स अवॉइडेंस तो उसके अंदर आएगा टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी, to reduce the tax liability, to reduce the tax liability to the minimum by applying, to the minimum by applying to to the minimum by applying script of law only, by applying script of law only means इसके अंदर क्या होगा कि हम जितना हम टैक्स को कम कर सकते हैं, जितना हम उसको मिनिमम कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द स्क्रिप्ट ऑफ लॉ, मतलब कि इसके अंदर जितना टैक्स हम कम कर सकते हैं उतना टैक्स हम कम कर देते हैं और वो भी लॉ के टर्म्स में बिल्कुल लीगल एक्टिविटी जो है फॉलो होती है, कोई भी लीगल एक्टिविटी फॉलो नहीं होती। थर्ड नंबर जो टैक्स इवेशन या टैक्स कंसीलमेंट है इसके अंदर होगा टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय अप्लाइंग अनफेयर मीन्स, बाय अप्लाइंग अनफेयर मीन्स, मतलब इसके अंदर जो है टैक्स की लायबिलिटी है वो तो जरूर अपनी कम हो जाती है, लेकिन इसके अंदर जो अनफेयर मीन्स जो मैंने बताया अनलीगल एक्टिविटी है उसकी हम सहायता लेते हैं। ओके, फोर्थ नंबर है जो है अपना टैक्स मैनेजमेंट, इसके अंदर आप लिखिए टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, टू कंप्लाई, टू कंप्लाई विथ द
प्रोविजंस, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। ओके, जो अभी अपन लोगों ने देखे, ये हम लोगों ने देखे, एक बार अपन देख लेते हैं दोबारा से। हम लोगों ने देखा डेफिनेशन, बेनिफिट, ट्रीटमेंट ऑफ लॉ, नीड, मोरालिटी, प्रैक्टिस और ऑब्जेक्ट। ये 6 मार्क्स के अंदर, ये ज़्यादा अगर अपना कोई भी एग्जाम है तो ये 5 to 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर पूछेंगे तो। बाकी आप लोगों को ये देखिए, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेशन। टैक्स अवॉइडेंस ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, और टैक्स इवेशन ये जो चीज़ें हैं, टैक्स इवेशन या कंसीलमेंट, ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं, ये आप लोगों को वेरी मस्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को पता हो। दोनों की दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आप लोगों को आगे चलकर अगर मान लीजिए अगर आप डायरेक्ट टैक्स में अपना करियर देखते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी जो है अच्छी कमांड होनी चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर ही अपन लोग फिर इससे आगे चलकर वाइड स्टडी जो अपनी वो चलती है। ओके, सो अभी देखिए, अभी हम लोगों का क्या है, अभी हम लोगों ने यहाँ तक बिल्कुल अपना कंप्लीट कर लिया है। अभी हम देखते हैं एक नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर है वो है डाइवर्सन, वो है डाइवर्जन। 1 मिनट, अभी मैं इसके लिए नीचे हेडिंग डाल देता हूँ। वो जो अपना टॉपिक है वो है डाइवर्सन, डाइवर्जन, डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन, डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ओके, इसका मतलब क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसका मतलब होता क्या है। ओके, डाइवर्जन एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है 1 मिनट, यस। डाइवर्जन और इनकम के अंदर देखिए 2 प्रोसेस है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जन ऑफ इनकम एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। सो आप लिख लीजिए चीज, देयर इज अ वेरी thin line of difference, there is a very thin line of difference, there is a very thin line of difference between diversion and application of income, between diversion and application, between diversion and application of income। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है। इसको देखिए, डाइवर्जन जो ऑफ इनकम का जो कंसेप्ट है ये बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, इसको हम समझते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। डाइवर्जन ऑफ इनकम के कंसेप्ट के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने छापी डायरेक्ट टैक्सेशन की कोई बुक है डायरेक्ट टैक्सेशन की, ये कोई है, ये बुक है, ये बुक है अपनी कोई, ओके, ये अपनी कोई बुक है। ओके, ये बुक किस चीज़ की है, ये बुक जो अपनी है ये अपनी डायरेक्ट टैक्स की कोई बुक है, डायरेक्ट टैक्स की। ये छापी है मिस्टर एक्स ने, मिस्टर वाई ने और मिस्टर जेड ने, और ये एग्री हुआ कि जो भी इस बुक को मार्केट में सेल करने से जो भी रिवेन्यू प्राप्त होगा वो एक्स वाई और जेड, क्योंकि तीनों ने इसके अंदर बराबर के एफर्ट्स डाले, सो ये तय रहा कि जो भी इसके अंदर जो भी इनकम मिलेगी इस बुक्स को सेल करने से, उसके अंदर से जो भी रिवेन्यू जो अपने को प्राप्त होगा वो सारा का सारा एक्स वाई और जेड में इक्वल बांटा जाएगा। ये बिल्कुल जो है पहले से ही तय हो चुका। ओके, अभी देखिए अभी क्या हुआ, बुक आई मार्केट में, मार्केट के अंदर बुक आई और उसकी जो डिमांड थी वो बढ़ गई बिल्कुल, क्योंकि जो अटेम्प्ट हुआ कोई उसके अंदर इस बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन थे वो इस बुक से आ गए, इसकी डिमांड बढ़ गई। इसके पब्लिशर थे ज्योति पब्लिशर्स, इसके पब्लिशर थे ज्योति पब्लिशर्स। ज्योति पब्लिशर्स को इससे क्या हुआ, ज्योति पब्लिशर के हाउस से, पब्लिशिंग हाउस से ये बुक्स थी, ये बहुत ही ज़्यादा बिकी, और एज एन रिजल्ट, इसके रिजल्ट से क्या हुआ कि इनको हो गया 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट, इसको हो गया 6 लाख रुपीस का प्रॉफिट। अब इसने क्या किया, इसने दे दिया जो 6 लाख रुपीस थे ये इसने दिया एक्स को 6 लाख, और फिर एक्स ने क्या किया, एक्स ने अपने यहाँ से किया मिस्टर वाई और मिस्टर जेड को दोनों को दे दिया इसने 2 लाख रुपीज ईच, 2 लाख रुपीज ईच, इन दोनों को इसने दे दिया। अभी बात आती है कि ये जो 6 लाख रुपीज, ये वाले जो 6 लाख रुपीज थे, ये वाले जो कि मिस्टर एक्स को प्राप्त हुए किसके द्वारा, पब्लिशर के द्वारा, ये क्या यहाँ पे इनके ऊपर टैक्सेबल होने चाहिए थे, या यहाँ पे क्या इनके ऊपर जो टैक्स है वो मिस्टर ए को पेबल होना चाहिए था। सो इसका आंसर अगर अपन देखें इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स, तो इसका आंसर होगा नो, क्योंकि जो इनकम आपकी है ही नहीं उसके ऊपर आप टैक्सेबल नहीं होगी वो आपके लिए, क्योंकि वो आपकी ना ही तो वो आपकी रियल इनकम में ऐड होगी और ना ही फिर वो आपकी
टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड होगी। सो इसके ऊपर इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा कि जो 2 लाख रुपीज है उनके ऊपर तो एक्स पे करेगा, 2 लाख रुपीज के ऊपर वाई और 2 लाख रुपीज के ऊपर जेड, ये ऐसे ऐसे इनकम के ऊपर पे करेंगे टैक्स। तो इसके अंदर बोला गया है वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेस टू द एसएससी इट इज नोन एज डाइवर्सन ऑफ इनकम। मतलब कि इनकम जो है वो अपने मेन जो उसका हकदार है उसके पास पहुंचने से पहले ही अगर वो इनकम डाइवर्ट हो जाए किसी और डायरेक्शन में तो उसको बोलते हैं डाइवर्सन ऑफ इनकम। इट इज नॉट टैक्सेबल इवन इफ द एसएससी वर टू कलेक्ट द इनकम ही डज सो ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन टू whom इट इज एप्लीकेबल। मतलब कि मैंने आपको बताया कि ये इस समय इसके ऊपर टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल तभी है जब ये अपने प्रॉपर जो इसका मालिक है उसको ही मिल जाए। ओके, अभी अपना जो सेकंड कंसेप्ट है इसके अंदर जो लास्ट कंसेप्ट है वो है डाइवर्सन ऑफ इनकम। हमने पढ़ लिया, अभी जो बचता है वो बचता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम, एप्लीकेशन ऑफ इनकम आप लोग हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ओके, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, यस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, यस इट इज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एप्लीकेशन ऑफ इनकम के अंदर क्या है, बांटना। जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है जिसका नाम है मान लीजिए आप मारुति सुजुकी, मान लीजिए आप मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड, इसको फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर 2020-21 जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर इसको प्रॉफिट हो गया 10 लाख रुपीस का। इसके ऊपर इसको 10 लाख रुपीस का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सो ये क्या करेगी इस 10 लाख रुपीस का, ये ऐसे नहीं है कि इसके अंदर से सारे के सारे जो अपने क्रेडिटर्स हैं उनको मिटा दे और सारे के सारे के अंदर से जो है अपनी एसेट्स वगैरह परचेज कर ले और शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं दे। तो ऐसा क्या हो सकता है, नहीं, ऐसा इस कंपनी को नहीं करना चाहिए। इस कंपनी को क्या इसके कंपनी के लिए क्या बेटर है, इस कंपनी के लिए बेटर है कि जो 10 लाख रुपीस है ये डिस्ट्रीब्यूट करे अपने शेयर होल्डर्स में। इसे क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर्स में, ताकि जो कंपनी के ऊपर विश्वास है वो शेयर होल्डर्स का बना रहे और वो विश्वास है वो बढ़ता रहे। तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ बुक वाली तो वो है whereas application of income means to discharge an obligation which is gratuitous or self-imposed after such income reaches the SSC and hence it is taxable। मतलब अगर ये जो इनकम है 10 लाख रुपीस ये अगर इनको शेयर होल्डर को मिल गई तो इनके लिए क्या है, ये इनके लिए बन जाएगी टैक्सेबल इनकम, ये इनके लिए बन जाएगी टैक्सेबल इनकम। ये इसका कंसेप्ट है कि जो भी इनकम जो कंपनी ने कमाई और जो मिलने वाली है उसके ओनर्स को, उसके शेयर होल्डर्स को, बिकॉज आपको पता है कि जो टैक्स शेयर होल्डर्स होते हैं वो होते हैं एज ए ओनर ऑफ द कंपनी, तो वो इनकम उन लोगों के लिए क्या हो जाएगी, वो इनकम उन लोगों के लिए हो जाएगी टैक्सेबल इनकम। यस, सो एक चीज इसके अंदर और कि देखिए आज जो अपना यहाँ तक जो अपना चैप्टर है, जो अपना बेसिक्स का चैप्टर है, डायरेक्ट टैक्स का हम लोगों ने चालू किया था और जो बेसिक्स का वाला जो पार्ट है, बेसिक्स वाला पार्ट, उसके अंदर से आप किसी भी अटेम्प्ट को उठा के लिख लीजिए 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है। और 4 to 5 मार्क्स कैरी करता है मतलब कि ये अपने हो चुके हैं 4 to 5 मार्क्स कंप्लीट। और आप मेरे से उम्मीद रखिए, आप मेरे पे विश्वास रखिए कि जो मैंने आपको क्लास में करवाया है, क्लास में इसके आप नोट्स बनाइए, इसके बाहर से जो 4 to 5 मार्क्स है ये नहीं पूछा जाएगा। अभी अपना एक इससे सेकंड नंबर जो चैप्टर है, सेकंड नंबर चैप्टर अपनी बुक में जो कि है ये वाला चैप्टर जो कि है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये रेसिडेंशियल स्टेटस है। तो ये बार बार देखने में आया है कि जो प्रीवियस अटेम्प्ट्स हुए हैं, चाहे वो एग्जाम ऑनलाइन हुई हो चाहे वो एग्जाम ऑफलाइन हुई हो, ये तो इंस्टीट्यूट ने साबित कर दिया है कोई भी चैप्टर हम लोग स्किप नहीं कर सकते। जो चैप्टर से जिनमें से बहुत ही कम उम्मीद थी क्वेश्चंस पुटअप होने की, उन चैप्टर से भी जो अपनी इंस्टीट्यूट है उसने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं। सो ये तो अपने लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि हम हर चैप्टर को जो है अच्छी तरीके से पढ़ें। सो देखिए 1 मिनट, जो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर है वो भी अपने को बहुत अच्छे तरीके से करते हुए चलना है। ओके, सो मैं यहीं पे इसको यूज करता हूँ। कल से जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो अपन अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर है वो हम लोग अपने स्टार्ट करेंगे कल वाली क्लास से। सो तब तक के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आई तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे वीडियो के अंदर हमको कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप है CMA अड्डा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए जो कैसे कैसे ज्वाइन करना है वो पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टिल दैट थैंक यू, एंजॉय।